नमस्कार, मैं मनोज कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल के नामकरण के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मध्यकाल को 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी गई। शुक्ल जी ने आदिकाल का आरंभ चिंतामणि से माना है और शुक्ल जी ने यह नामकरण इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों और मानव मनोविज्ञान के आधार पर किया है। संवत 1700 से संवत 1900 तक रीति पद्धति पर विशेष जोर रहा। इस काल के प्रत्येक कवि ने रीति के सांचे में ढलकर रचना लिखी। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के शब्दों में उसे अर्थात कवि को उस रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि आदि के वर्णन के सहारा ही अपनी कवित्व प्रतिभा दिखाना आवश्यक था। इस युग में उदाहरणों पर विवाद होते थे, इस बात पर कि उसमें कौन कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द शक्ति है। काव्यों की टीकाओं और व्याख्याओं में काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करने के लिए भी उसके अंदर अलंकार, रस, नायिका भेद को भी स्पष्ट किया जाता था। अतः यह युग रीति पद्धति का युग माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने रीति काल का के नामकरण को लेकर के विभिन्न नाम दिए, जिनमें मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने रीतिकाल नाम दिया, जबकि राहुल शंकरतैन जी ने दरबारी काल और जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाव्य, त्रिलोचन ने अंधकार काल और नंदुलारी वाजपेयी ने मुक्त काल नाम दिया। अलंकृत काल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल क्यों कहा। उनके अनुसार इस काल में कवियों ने केवल कविता की बाहरी सुंदरता और सजावट पर ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया। अलंकारों की अधिकता के कारण ही मिश्र बंधुओं ने इसका नाम अलंकृत काल किया है, परंतु उनका नामकरण पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं है, अर्थात उसमें भी दोष व्याप्त है। केवल अलंकृत काल कहने से इस काल की सभी प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता, क्योंकि अलंकरण तो आदिकाल से लेकर भक्तिकाल सभी कालों में पर्याप्त था। इसलिए मिश्र बंधु द्वारा दिए गए इस अलंकृत काल को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है श्रृंगार काल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया। उनका मत है कि इस काल में ऐसे कवि हुए हैं जो रीतिकाल की अधिक व्यापक प्रवृत्ति व श्रृंगार या प्रेम के उन्मुक्त गायक भी थे। इनमें आलम, बोधा, ठाकुर, गणानंद के नाम हम ले सकते हैं। शुक्ल जी का मत है कि यदि केवल रस के आधार पर कोई इसका नामकरण श्रृंगार काल करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन प्रश्न फिर भी यह उठता है कि रीतिकाल के कवियों ने क्या श्रृंगार रस के ही अंगों का विवेचन किया। यदि समस्त रीतिकालीन साहित्य को इस दृष्टि से देखा जाए तो श्रृंगार की प्रधानता तो सर्वत्र है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं, सर्वत्र रीति पर आश्रित है। भूषण जैसे वीररस के कवि भी रीति सिद्ध कवि थे, अतः इसे श्रृंगार काल नहीं कहा जा सकता। कलाकाल नाम के बारे में क्या विचार निकल कर आए। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कलाकाल की संज्ञा से अभिहित किया। उनका मत है कि इस काल में काव्य के कला पक्ष का ही उत्थान हुआ, परंतु उनके केवल कला पक्ष कह देने से यह कला की प्रधानता को देखते हुए इस काल को कलाकाल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाव पक्ष और कला पक्ष तो इस तरह से घुले मिले होते हैं कि दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। रीतिकाल के कवियों में भावों की कमी नहीं थी और केवल कलाकाल कह देने से इस काल की अन्य प्रवृत्तियों का लोप हो जाता है, समाप्त हो जाती हैं, इसलिए यह काल भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं हुआ। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने रीतिकाल नामकरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में रीति ग्रंथों की प्रधानता और प्रचुरता को देखते हुए इस काल का नामकरण रीतिकाल किया। उनके इस नामकरण का आधार था रचना पद्धति। यहाँ पर रीति शब्द का उन्होंने सामान्य अर्थ, शैली अथवा प्रणाली लिया। इस प्रकार रीतिकाल का अर्थ हुआ ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणाली पर आधारित हो, उसे रीतिकाल की संज्ञा दी गई। बाबू श्याम सुंदर दास ने भी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल में श्रृंगार रस की प्रचुरता एवं रीति मुक्त कवियों का महत्व स्वीकार करते हुए इसका नामकरण रीतिकाल ही उचित समझा। इस काल को दरबारी काव्य भी कहा गया। अधिकतर कवि राजाओं के
आश्रय में रहकर कविता करते थे, इसलिए वो अधिकतर दरबारी कविताएं ही करते थे। उसके कारण उनमें चमत्कारपूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा तो मिलती है, परंतु वह काव्य साधारण जनता से अलग विमुख हो गया। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे, इसलिए राहुल शंकर थे जिन्हें इस काल को दरबारी काव्य कहा। जितने भी हमारे रीतिकाल के कवि हुए, जिसमें केशवदास, प्रताप, बिहारी, चिंतामणि आदि सभी किसी न किसी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त थे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इन सभी नामकरणों की विवेचना के उपरांत यही कहा जा सकता है कि कालीन सभी कवियों ने रीति परंपरा का पूर्ण निर्वाह किया। अतः श्रृंगार रस की प्रधानता असंदिग्ध होने पर भी श्रृंगार काल नहीं कहा जा सकता, और न ही अलंकारों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होने के कारण इसे अलंकृत काल कहना ही उचित होगा। कला काल कहना तो बिल्कुल ही अनुचित होगा, क्योंकि साहित्य में भाव पक्ष के बिना कला का कोई महत्व नहीं। अतः रीतिकाल कहना ही तर्क संगत प्रतीत होता है, क्योंकि रस, अलंकार आदि रीति पर आश्रित होकर ही प्रयुक्त होते हैं। धन्यवाद।